तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल टॉक बाय शलत में। और मैं काफ़ी खुश हूँ, आप सारे लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, लाइक किया और मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा। तो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लाने वाला हूँ आपके लिए। जैसे कि हम सब लोगों का सपने, बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन हर एक का एक सपना होता है कि खुद का घर हो, जिसकी नेम प्लेट पे खुद का नाम लगे। लेकिन बहुत बार हम लोग एक कैश में परचेस नहीं कर पाते हैं और हमें लोन लेना पड़ता है। तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। पहले तो लोन एलिजिबिलिटी कैसे होती है और बाद में लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आज मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ कि बैंक लोन कैसे प्रोसेस करती है और लोन अमाउंट जो होता है हाउसिंग का वो कैसे डिसाइड करती है। तो दोस्तों मैं अभी बताने वाला हूं कि होम एलिजिबिलिटी कैसे कंसीडर होती है, साथ ही में होम लोन अमाउंट कैसे कंसीडर होता है। उससे पहले एक बात बता दूं, होम लोन एलिजिबिलिटी के लिए अगर जॉइंट ओनर है तो दोनों के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और अगर सिंगल ओनर है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में पैन और आधार ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही बैंक को सिबिल स्कोर कार्ड पता चलेगा। और सिबिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए। अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको काफी अच्छे अमाउंट में लोन और इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। हालांकि आपके अर्निंग पे ही अमाउंट डिपेंड रहेगा, लेकिन एक अच्छा सिबिल होना काफी पॉजिटिव साइड हो जाती है। फिर बात आती है इनकम प्रूफ की। तो दोस्तों बैंक्स आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करने के लिए बोलती है, लेकिन आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, कभी भी आपके सीटीसी में इंसेंटिव होंगे वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली होते हैं। तो आप सैलरी स्लिप दोगे तो वो कंसिडर नहीं होगे। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी बैंक्स को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे दे, जिससे कि आपको कुछ बफर मिल सके या फिर आपके एडिशनल होम लोन अमाउंट कंसिडर होने के चांसेस है। और उसके बाद आता है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर आप खुद के ही घर में रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, और अगर आपका ये पहले ही होम लेने वाले हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है एज ए रेसिडेंशियल प्रूफ। लेकिन जब भी आप रेसिडेंशियल एग्रीमेंट देते हो तो उस पे से जो रेंट अमाउंट होता है वो लोन अमाउंट कंसिडर करने पे काफी अफेक्ट करता है। साथ ही में बैंक आपको पूरे 6 महीने के, यानी कि लास्ट 6 महीने के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है, जितने भी बैंक आपके पास है। बैंक जस्ट यही मेक श्योर करना चाहता है कि आपकी लिक्विडिटी प्रॉपर हो और आपके ट्रांजैक्शन नीट एंड क्लियर हो, और जो भी सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ आपने दिया है वो वेरीफाई हो सके। तो चलो अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आपकी सबसे पहले ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कैसे कंसीडर होगी। तो इस एग्जांपल के लिए एक आदमी कंसीडर करते हैं जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। इस केस में बैंक 30% उसके एक्सपेंसेस कंसीडर करेगा, यानी जो भी लाइफ इसेंशियल थिंग्स है वो कंसीडर करेगा, और बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो ईएमआई पे कर सकता है। लेकिन अगर वो बंदा खुद के ही घर में रह रहा होगा और जिसका ईएमआई चालू है तो वो ईएमआई अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा बचे हुए, और या फिर रेंट पे रह रहा है तो रेंट जो भी है वो बचे हुए अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, और फिर ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे कि ये 70,000 अभी आपको मैंने एज एग्जांपल बताए थे, 30% एक्सपेंसेस होने के बाद बचते हैं, उसमें से हम 20,000 एज अ रेंट और एज अ फर्स्ट होम का ईएमआई भी कंसिडर करते हैं। तो ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो हो जाती है अराउंड 50,000। और आपके जो भी बाकी बचे हुए लोन्स है, जैसे कि पर्सनल लोन है, कार लोन है, और जो भी डिडक्शंस है वो कंसिडर होते ही होते हैं, और आपकी जो ईएमआई पेइंग कैपेसिटी है फाइनली कैलकुलेट होती है सारे लोन डिडक्शन होने के बाद। यानी कि आपकी पेइंग कैपेसिटी पे ही आपका लोन अमाउंट डिपेंड है। तो हम एक अभी करंट एग्जांपल कंसिडर करते हैं जहां की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9 या 95% है, लेकिन मैं फॉर सेफर साइड 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करता हूं। अभी मैं यहाँ पे जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं उससे आपको कभी भी किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरा वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। आप खुद ही आपका जो अमाउंट एलिजिबल है वो खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज़ है, अगर आप 30 इयर्स के लिए लोन लेते हो 1 लाख अमाउंट का होम लोन, तो उसका ईएमआई आता है 666 पर मंथ। और आप भी 25 साल के लिए होम लोन लेते हो सेम अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपए, तो ईएमआई आता है 707 रुपए। और आप 1 लाख लोन लेते हो होम लोन 20 साल के लिए, तो आपका ईएमआई आता है 776 पर मंथ। ये तीनों फिगर आपको ध्यान में रखना है, फिर आप आपका खुद ही लोन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी ऐप की ना ही वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत है। तो लास्ट एग्जांपल जो लिया था उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि बंदे की सैलरी 1 लाख पर मंथ है और उस पर एडिशनल कार लोन चल रहा है 15,000 का, तो 30% लाइफ इसेंशियल थिंग्स डिडक्ट करेंगे तो बचता है 70,000। लेकिन कार का ईएमआई 15,000 भी उससे डिडक्ट करते हैं, तो उसका जो ईएमआई पेइंग कैपेसिटी होती है पर मंथ वो आती है अराउंड 55,000। अब आपको क्या करना है, ये 55,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप 30 साल के लिए लोन लेने वाले हो तो डिवाइडेड बाय 666, 25 साल के लिए लोन लेने वाले हो तो 55,000 डिवाइडेड बाय 707। तो इसी हिसाब से अगर आप 55,000 को डिवाइड करते हो 666 से, तो आपको अमाउंट मिलता है अराउंड 82 पॉइंट समथिंग। तो आपका लोन एलिजिबिलिटी जो है वो 82 लैक्स का हो जाता है। 25 साल के लिए लेते हो तो 55,000 डिवाइडेड बाय 707, तो आपका लोन एलिजिबल अमाउंट हो जाता है 77 लाख। सेम अगर आप 20 साल के लिए कंसीडर करते हो तो 55,000 डिवाइडेड बाय 776, तो वो आता है अराउंड 70 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका लोन एलिजिबल अमाउंट जो है वो 70 लाख है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे को आंसर करने की मैं कोशिश करता रहूँगा। और तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।